आप सभी को सुबह का सुप्रभात। मैं पंकज जैन, सहायक प्राध्यापक विधि, BCS शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी, छत्तीसगढ़। आज मैं आपको आपके पाठ्यक्रम श्रमिक विधि सेकंड के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 का एक अध्याय निगम स्थायी समिति चिकित्सा प्रसुविधा परिषद के सदस्यों की नियुक्ति, पद त्याग, नियोग्यता एवं बैठकों के बारे में प्रकाश डालना चाहूँगा। मैंने अपने पिछले पीरियड में कर्मचारी राज्य बीमा निगम स्थायी समिति और चिकित्सा प्रसुविधा परिषद के गठन के बारे में आपको बताया था कि इनका गठन कैसे होता है। आज मैं बताऊंगा इनके सदस्यों की नियुक्ति, उनकी पद मुक्ति, पद की रिक्तता, नियोग्यता एवं बैठक के संबंध में क्या नियम निर्धारित किए गए हैं। तो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 की धारा 6 से लेकर धारा 21 में इस अधिनियम में जो प्रावधान बताए गए हैं वे मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। मैंने आपको अपने पिछले पीरियड में बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा इस अधिनियम के तहत एक कर्मचारी राज्य बीमा निगम का गठन किया जाएगा। इसी तरह केंद्र सरकार के द्वारा ही स्थायी समिति स्टैंडिंग कमेटी का भी गठन किया जाएगा और केंद्र सरकार के द्वारा ही चिकित्सा प्रसुविधा परिषद मेडिकल बेनिफिट काउंसिल का भी गठन किया जाएगा। यह मैंने आपको अपने पिछले पार्ट में बताया। अब मैं बताऊंगा कि इनके गठन के बाद इनके सदस्यों की नियुक्ति, पद मुक्ति, पद त्याग आदि के संबंध में क्या नियम है। पुनः निर्वाचित होने या नियुक्ति हेतु पात्रता। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 6 में कहा गया है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम स्थायी समिति और चिकित्सा प्रसुविधा परिषद के अंतर्गत जितने भी सदस्य जो नियुक्त किए गए हैं वे अपना कार्यकाल, उनकी नियुक्ति के बाद जब उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है तो ऐसी स्थिति में उन्हें पुनः नियुक्त भी किया जा सकता है या उन्हें पुनः निर्वाचित भी किया जा सकता है। अर्थात इनके सदस्यों के कार्यकाल की समाप्ति जब होनी है तो उसके बाद केंद्र सरकार या राज्य सरकार इनके सदस्य को पुनः निर्वाचित भी कर सकती है और इनके सदस्य को पुनः नियुक्त भी कर सकती है। सामान्य तौर पर जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम है उसमें जो कर्मकार का प्रतिनिधित्व करने वाले 10 सदस्य हैं या नियोक्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले 10 सदस्य जो हैं या चिकित्सा व्यवसाय का प्रतिनिधित्व करने वाले जो 3 सदस्य हैं और संसद का प्रतिनिधित्व करने वाले जो 3 सदस्य हैं, सामान्य तौर पर इनका कार्यकाल जो है वो 4 वर्ष का है और स्थायी समिति के सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का है। केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार इन सदस्यों को इनके कार्यकाल समाप्त होने के बाद पुनः नियुक्त कर सकती है या पुनः निर्वाचित कर सकती है। रीअपॉइंटमेंट भी हो सकता है और इनका इलेक्शन के माध्यम से फिर से निर्वाचन भी हो सकता है। अधिनियम की धारा 6। इसके बाद त्याग पत्र। कर्मचारी राज्य बीमा निगम स्थायी समिति और चिकित्सा प्रसुविधा परिषद के जो सदस्य हैं वे स्वयं अपना त्याग पत्र केंद्रीय सरकार को लिखित में सौंपकर अपने दायित्व से मुक्त हो सकते हैं। इनके सदस्य अपना त्याग पत्र यदि लिखित में केंद्र सरकार को दे तो त्याग पत्र देंगे और जब केंद्र सरकार उसे स्वीकार कर ले ये सदस्य अपने पद से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन त्याग पत्र हमेशा लिखित में मान्य होगा, मौखिक में मान्य नहीं होगा। त्याग पत्र किन किन कारण से दिया जाए इस पर कोई स्पष्ट प्रकाश नहीं डाला गया है। सामान्य तौर पर सदस्य अपनी बीमारी, अंगहानि, मतभेद, पारिवारिक कारण, किसी भी कारण से वो त्याग पत्र दे सकते हैं, लेकिन ऐसा त्याग पत्र केंद्र सरकार के सामने लिखित में प्रस्तुत होना चाहिए, न कि मौखिक में। इसके बाद है सदस्यता की समाप्ति। धारा 12। स्थायी समिति, कर्मचारी राज्य बीमा निगम और चिकित्सा प्रसुविधा परिषद के सदस्यों की जो समाप्ति है सदस्यता, उसके बारे में धारा 12 कहती है 3 प्रकार से इनकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। पहला, यदि इनके सदस्य लगातार 3 आवश्यक बैठक में उपस्थित न रहें
तो यह इनकी सदस्यता समाप्ति का सबसे बड़ा कारण बन जाएगा। लेकिन यदि ये सदस्य अपना समाधान कर दे कि बैठक में उपस्थित न होने का कोई पर्याप्त कारण था, तो फिर ऐसी स्थिति में इनकी सदस्यता समाप्त नहीं की जाएगी। सदस्यता समाप्ति का दूसरा तरीका है, यदि स्थायी समिति, कर्मचारी राज्य बीमा निगम या चिकित्सा प्रसुविधा परिषद में जो सदस्य हैं उनका प्रतिनिधित्व केंद्र सरकार द्वारा बंद कर दिया जाए या उनका प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिया जाए, तो भी इनकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी। और तीसरा कारण, यदि कर्मचारी राज्य बीमा निगम, स्थायी समिति या चिकित्सा प्रसुविधा परिषद इनके जो सदस्य हैं, यदि वो कोई मंत्री हो जाएं या फिर वो लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा उपाध्यक्ष हो, और या फिर वो राज्यसभा के उपसभापति या फिर संसद के सदस्य थे, उनकी सदस्यता समाप्त हो जाए, तो ये अपने आप ये इस जो समिति है उनकी सदस्यता से इनका अधिकार वंचित हो जाएगा और इस सदस्यता से हटा दिए जाएंगे। अतः धारा 12 में 3 परिस्थिति बताई गई है जब इनके सदस्य को सदस्यता से हटा दिया जाएगा। अनर्हताएं, धारा 13(1) अधिनियम की धारा 13(1) में अनर्हताओं के बारे में बताया गया है कि किन किन आधार पर ये सदस्य अनर्ह माने जाएंगे, अयोग्य माने जाएंगे, डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। नंबर 1, यदि सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय ने स्थायी समिति, निगम या चिकित्सा प्रसुविधा परिषद के सदस्य को पागल घोषित कर दिया हो। दूसरा, सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय ने इन्हें दिवालिया घोषित कर दिया हो। तीसरा, यदि निगम के साथ किए गए किसी कार्य या की गई किसी संविदा में ये सदस्य अपना स्वयं का कोई हित रखते हैं, तो स्वयं का हित रखना अपने आप इनकी सदस्यता से समाप्ति मानी जाएगी। और चौथा, ये अधिनियम के लागू होने के पहले या अधिनियम के लागू होने के बाद स्थायी समिति, कर्मचारी राज्य बीमा निगम या चिकित्सा प्रसुविधा परिषद के किसी सदस्य को किसी नैतिक अपराध के लिए यदि दंडित किया गया हो, चाहे अधिनियम लागू होने के पहले चाहे अधिनियम लागू होने के बाद, तो अपने आप ये अयोग्य माने जाएंगे धारा 13 की उपधारा 1 के अनुसार। इसके बाद अब देखेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति, अधिनियम की धारा 14(1) यदि स्थायी समिति, निगम या चिकित्सा प्रसुविधा परिषद के किसी सदस्य का पद रिक्त हो जाता है, उनकी पद रिक्ति को नामजदगी या चुनाव के द्वारा केंद्र सरकार भर सकती है। उनका पद रिक्त होने पर दोबारा उनका चुनाव कराया जा सकता है और उनके पद को भरा जा सकता है। लेकिन जो नया सदस्य जिनकी नियुक्ति जो होती है, जब तक वह अपने पद को धारण न करे तब तक पुराना सदस्य उस पद को धारण करा रहेगा। धारा 14 की उपधारा 1। शुल्क या भत्ते, शुल्क या भत्ते के बारे में बताया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत निगम, स्थायी समिति या चिकित्सा प्रसुविधा परिषद के जो सदस्य हैं उनको सभी भत्ता वेतन प्राप्त होगा जो इस संबंध में सरकार निर्धारित करे। इन्हें प्रथम श्रेणी में यात्रा करने, यात्रा भत्ता, वातानुकूलित और अन्य सभी प्रकार का वो भत्ता प्राप्त होगा जो प्रथम श्रेणी के केंद्रीय कर्मचारी को प्राप्त होता है। इसके बाद है बैठकें। बैठकों के बारे में कहा गया कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम, स्थायी समिति और चिकित्सा प्रसुविधा परिषद की बैठकें समय समय पर होते रहेगी। इनकी बैठक में जो मुख्य होगा वो अध्यक्ष होगा और अध्यक्ष बैठक की सूचना 15 दिन पहले सभी सदस्य को भेजेगा। जब सभी सदस्य को 15 दिन पहले सूचना मिल जाएगी तो वे सदस्य बैठक के लिए उपस्थित होंगे। बैठक का कोरम क्या होगा, इसमें कहा गया है कि निगम की साल में कम से कम 2 बैठक अवश्य होगी और स्थायी समिति और चिकित्सा प्रसुविधा परिषद की साल में कम से कम 3 बैठक अवश्य होगी। इसमें बैठक के संबंध में यह भी कहा गया कि इसका कोरम भी निर्धारित किया जाएगा। जब यहाँ पर गणपूर्ति जो निगम है उसमें कम से कम बैठक में 11 सदस्य होने चाहिए, स्थायी समिति में 3 सदस्य और परिषद में कम से कम 5 सदस्य होना चाहिए, तभी ये बैठक का कोरम पूरा होगा। जो भी निर्णय लिया जाएगा बहुमत से लिया जाएगा। बैठक में जो भी सदस्य भाग लेंगे उनका नाम, पता और उस बैठक में एजेंडा में क्या क्या बातें निकल कर आई उसे सभी को एक रजिस्टर में नोट किया जाएगा और बैठक के समाप्त होने के बाद 15 दिन के अंदर केंद्र सरकार को उसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी।
इसके बाद है निगम और समिति का निरसन, धारा 21। निगम या समिति के निरसन के बारे में धारा 21 कहती है, यदि कोई सदस्य कर्तव्य पालन में चूक करता है या अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है। जी हां, कर्तव्य पालन में चूक या अधिकारों का दुरुपयोग करने पर निगम या स्थायी समिति को केंद्र सरकार निरसित कर सकती है, लेकिन चिकित्सा प्रसुविधा परिषद के निरसन के बारे में इस संबंध में नहीं कहा गया है। कहा गया है कि केवल निगम और स्थायी समिति का निरसन किया जा सकता है केंद्र सरकार के द्वारा। गठन में दोष के कारण निगम के कार्यों का अविधिमान्य न होना, धारा 24 कहती है, यदि गठन में किसी प्रकार का कोई चूक है, स्थायी समिति, निगम या चिकित्सा प्रसुविधा परिषद के गठन में किसी प्रकार की कोई चूक है, तो चूक के कारण इनका कार्य अविधिमान्य नहीं माना जाएगा। और अंत में चिकित्सा प्रसुविधा परिषद, कर्मचारी राज्य बीमा निगम और मेडिकल बेनिफिट काउंसिल मेडिकल बेनिफिट काउंसिल, निगम और स्थायी समिति, तीनों के जो सदस्य हैं अधिनियम की धारा 93 के अनुसार लोक सेवक माने जाएंगे, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 21 के अनुसार लोक सेवक माने जाएंगे। इस प्रकार कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कॉरपोरेशन, स्थायी समिति मतलब स्टैंडिंग कमेटी और चिकित्सा प्रसुविधा परिषद, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल के गठन, उनके सदस्यों की नियुक्ति, उनके सदस्यों की पद मुक्ति, पद त्याग, पुनः नियुक्ति, अयोग्यता, अर्हताएं और बैठक के संबंध में अधिनियम की धारा 6 से लेकर अधिनियम की धारा 24 तक में विस्तार से प्रकाश डाला गया है।